कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। एल्कोहलिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य उसके आयनन पर निर्भर करती है। जैसे कि एल्केनोइक अम्ल की संरचना का आयनन निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन। यदि अम्ल में ऐसा प्रतिस्थापी समूह अथवा परमाणु उपस्थित हो जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायित्व प्रदान करे तो अम्ल का स्थायित्व, अम्ल का आयनन बढ़ जाएगा और अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाएगी। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अथवा परमाणु जैसे हेलोजन, नाइट्रो आदि माइनस आई प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश को फैला देते हैं और ऋणायन का स्थायित्व बढ़ जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी अथवा इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह जैसे एल्किल कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश में वृद्धि करके उसे अस्थायी कर देते हैं और अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। इसमें जेड इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह माइनस आई समूह होने पर कार्बोक्सिलिक आयन पर ऋणावेश का फैलाव हो जाता है और इसका स्थायित्व बढ़ने के कारण अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। यदि जेड इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या प्लस आई समूह हो तो कार्बोक्सिलिक आयन पर ऋणावेश बढ़ जाता है, अतः इसका स्थायित्व कम हो जाता है और अम्ल सामर्थ्य घटती है। जैसे मेथेनोइक अम्ल में COOH समूह से हाइड्रोजन परमाणु बंधित है, जबकि अन्य एल्केनोइक अम्लों में एल्किल समूह जुड़ा होता है, अतः एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होने के कारण यह कार्बोक्सिलेट आयन पर ऋणावेश बढ़ा देता है, जिससे उनके कार्बोक्सिलेट आयनों का स्थायित्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप अन्य एल्केनोइक अम्लों का आयनन कम होता है और मेथेनोइक अम्ल की अपेक्षा प्रोटॉन सुगमता से मुक्त नहीं हो पाते, अतः अम्ल सामर्थ्यता कम हो जाती है। या कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़े समूह जेड का प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। जैसे ये अधिक अम्लीय है और इसमें जो मिथाइल समूह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसकी अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। यदि एथेनोइक अम्ल और 2-क्लोरोएथेनोइक अम्ल के अम्ल सामर्थ्य की तुलना करें तो 2-क्लोरोएथेनोइक अम्ल में क्लोरीन का माइनस प्रभाव होने के कारण यह कार्बोक्सिलिक आयन के ऋणावेश का फैलाव कर देता है, जिससे उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, जिसके कारण 2-क्लोरोएथेनोइक अम्ल का आयनन बढ़ जाता है, जिससे प्रोटॉन एथेनोइक अम्ल की अपेक्षा सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात समूह जेड का माइनस आई प्रभाव बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्यता बढ़ती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में प्रोटॉन देते हैं, किंतु H+ जल में H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होता है, अतः वे यौगिक जो जल में आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एवं दुर्बल अम्ल वे होते हैं जिनके आयनन से H+ आयन बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। एसिड जब H2 से चला जाए तो कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनता है। इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान इस प्रकार से दिया जा सकता है कि A एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन बाई एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। जल की मात्रा अम्ल की तुलना में बहुत अधिक होने के कारण उपयुक्त समीकरण में इसको अपरिवर्ती माना गया है। किसी अम्ल का वियोजन स्थिरांक का मान यदि अधिक हो तो वह प्रबल अम्ल कहलाता है और यदि वियोजन स्थिरांक का मान कम हो तो दुर्बल अम्ल कहलाता है। एरोमेटिक अम्लों की सामर्थ्य। एरोमेटिक अम्ल एलिफेटिक अम्लों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। इसका मुख्य कारण COOH समूह का बेंजीन वलय से जुड़ा होना है। बेंजीन वलय में कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है तथा sp2 संकृत कार्बन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी होता है, अतः फिनाइल समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। फलस्वरूप बेंजोइक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय हो जाता है।
प्रतिस्थापी समूह का एरोमेटिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य पर प्रभाव। किसी अम्ल की सामर्थ्य उसके वियोजन स्थिरांक द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि बेंजीन वलय पर इस प्रकार के समूह उपस्थित हों जो वियोजन स्थिरांक के मान को बढ़ा देते हों तो अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और यदि ये समूह वियोजन स्थिरांक के मान को कम कर देते हों या कोई प्रभाव नहीं डालते हों तो वे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2, नाइट्रो, साइनो, हैलोजन इत्यादि बेंजीन वलय में उपस्थित होते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। इन समूहों की उपस्थिति से कार्बोक्सिलिक आयन का स्थायित्व अनुनाद के कारण बढ़ जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कार्बोक्सिलिक समूह के आर्थो या पैरा स्थिति पर उपस्थित होते हैं तो मेटा की तुलना में अम्ल अधिक अम्लीय होते हैं। बेंजीन वलय पर यदि एल्किल समूह मिथाइल, इथाइल आदि उपस्थित हों तो अम्ल सामर्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि OCH3, OH या NH2 समूह उपस्थित होते हैं तो अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। इन समूहों में मुख्य परमाणु ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। इसके कारण +M या +R प्रभाव उपस्थित होता है, जिसके कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और कार्बोक्सिलिक आयन का स्थायित्व कम हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। पहली विधि है एल्किन के ऑक्सीकरण से। एल्किन गर्म सांद्र क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाती है। एल्किन जब इसको गर्म सांद्र क्षारीय KMnO4 से गर्म के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये ब्यूटी इसकी जब क्षारीय KMnO4 से क्रिया करवाई जाती है तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एल्किन के ओजोनाइडों को भी ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित किया जा सकता है। ओजोनाइड का मतलब है एल्किन पहले ओजोन से क्रिया करती है, फिर उसका पेरोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं। ये एल्किन है, इसका ओजोनाइजेशन करवाया और फिर एल्कलाइन फिर पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाया तो एसिटिक अम्ल बनता है। प्राथमिक एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से भी अम्लों को बनाया जाता है। प्राथमिक एल्कोहल तथा एल्डिहाइड का अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ये एल्कोहल, इसका एसिडिक परमैंगनेट से ऑक्सीकरण करवाया तो पहले एल्डिहाइड बना और इस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीकरण होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण मृदु ऑक्सीकारक जैसे टोलेंस रिएजेंट से भी कर सकते हैं। ये RCHO एल्डिहाइड, इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवाया तो एसिड बनता है। नेक्स्ट विधि है एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्किल समूह के सीधे बेंजीन वलय से जुड़े होने पर उनका क्षारीय KMnO4 द्वारा कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी एल्काइल समूह यदि सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है तो उसका क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाता है। मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा एसीटोन की अभिक्रिया हैलोजन और क्षार जैसे NaOH या KOH से करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। ये एसीटोन, इसे एसीटोन की हैलोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाया, फिर उसका एसिडिक जल अपघटन करवाया तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये जैसे एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन के लिए जब एसीटोफिनोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ट्राई हेलो एल्केन से
ट्राईएलोइल एल्केन के क्षारीय जल गठन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये ट्राईक्लोरोफॉर्म, ट्राईहेलोएल्केन, ट्राईक्लोरोमेथेन जब इसका क्षारीय जल गठन करवाते हैं तो एसिड फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। ट्राईहेलोएथेन का भी जब क्षारीय जल गठन करवाया तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ये बेंजो ट्राईक्लोराइड, इसका जब क्षारीय जल गठन करवाया तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। नाइट्राइलो एल्किल या एरिल साइनाइड के जल अपघटन से नाइट्राइल का अम्लीय जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया में पहले एमाइड बनते हैं, फिर जो जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। ये एल्किल साइनाइड, इसकी जब क्योंकि अम्लीय जल अपघटन है, जल की उपस्थिति में ये इस प्रकार से संरचना बनाता है। ये फिर पहले एमाइड बनता है, फिर एमाइड के जल अपघटन से एसिड प्राप्त होता है। ये मेथेन नाइट्राइल यानी हाइड्रोजन साइनाइड, और इसका जब जल अपघटन कराया तो ये मेथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये एथेन नाइट्राइल का जब जल अपघटन करवाते हैं तो पहले एमाइड बना, फिर इस एमाइड के जल अपघटन से एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड तथा एस्टर अम्लीय अथवा क्षारीय जल अपघटन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। क्षारीय जल अपघटन अम्लीय जल अपघटन की अपेक्षा तेजी से होता है। ये एसिड, तो ये एसिड एमाइड, इसका जब क्षारीय जल अपघटन कराया तो एसिड। ये एसिड हैलाइड, इसका जब जल अपघटन करवाया तो एसिड। ये एस्टर, इस एस्टर का जल अपघटन कराया तो एसिड। और ये एसिड एनहाइड्राइड, इसका भी जल अपघटन कराएं तो ये एसिड प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बोनीकरण से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बनाते हैं, जो अम्लीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसकी जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाई तो ये मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बना, और इसका जब जल अपघटन करवाया, एसिडिक जल अपघटन करवाया तो ये एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का भी कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराने के बाद जब अम्लीकृत एसिडिफाई करते हैं इसको तो इसके बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। एल्केन डाइओइक अम्लों यानी डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण डिकार्बोक्सिलेशन द्वारा ऐसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दोनों COOH समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, गर्म करने पर एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाता है और एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे COOH, इसमें से एक ऑक्सीजन एक कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल निकला और ये बना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है H2O और CO में। ये मेलोनिक एसिड, इस मेलोनिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो एथेनोइक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सोडियम एल्कोक्साइड के कार्बोनिलीकरण द्वारा पहले एल्केनोन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है, जिससे सोडियम एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन निकल जाती है। इस प्रकार बने सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर कराने पर एल्केनोइक अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। इन सोडियम लवणों का अम्लीय जल अपघटन कराने पर एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होते हैं। एल्कोहल की क्रिया जब सोडियम से करवाई तो एल्कोहल का सोडियम साल्ट बना, और इस सोडियम साल्ट की क्रिया जब कार्बन मोनोऑक्साइड से उच्च दाब तथा ताप पर बनती है तो एसिड का सोडियम साल्ट बना, और इसका जब अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं
तो एसिड प्राप्त होता है। सोडियम एल्कोक्साइड के स्थान पर सीधे एल्केनोन भी उपयुक्त उत्प्रेरक जैसे BF3 और जल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 398 से 453 केल्विन ताप 398 से 453 केल्विन ताप तथा 500 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया करके एल्केनोइक अम्ल बनाते हैं। एल्कोहल, कार्बन मोनोऑक्साइड, BF3 उत्प्रेरक 398 से 453 केल्विन और उच्च दाब 500 वायुमंडलीय दाब जब इनकी क्रिया करवाते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्किन से एल्किन को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा भाप के साथ 573 से 673 केल्विन ताप पर तथा उच्च दाब पर उत्प्रेरक फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केनोइक अम्ल बनता है। इस विधि से मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल नहीं बनाए जा सकते। ये एल्किन, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O भाप फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में 398-453 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। सिंपलेस्ट, क्योंकि एल्किन है, सिंपलेस्ट एल्किन है तो कम से कम 2 कार्बन परमाणु, तो सिंपलेस्ट एल्किन है एथिलीन। और इस एथिलीन को जब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा भाप के साथ उच्च दाब और फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो सिंपलेस्ट एल्किन एथिलीन है। इसी यही वजह है कि मेथेनोइक और एथेनोइक अम्ल इस विधि द्वारा नहीं बनाए जा सकते। आर्नट-आइस्टर्ट अभिक्रिया द्वारा इस विधि में एल्केनोइल हैलाइड की अभिक्रिया डाईएजोमेथेन से करते हैं और बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर एक कार्बन अधिक वाला एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया आरोहण श्रेणी में प्रयुक्त होती है। यह है एल्केनोइल क्लोराइड। इसकी CH2N2 डाईएजोमेथेन से क्रिया करवाई तो पहले एक HCl का अणु निकला और इस प्रकार से फिर यहाँ से ये नाइट्रोजन निकली। नाइट्रोजन निकलने के बाद में ये मध्यवर्ती बना और इस मध्यवर्ती से जब जल अपघटन करवाया इसका तो एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होता है।